तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं हीमोग्लोबिन और आयरन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की गई है, फिर उसके नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में क्या फंक्शन है और क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी आरबीसी को, टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन कौन से हैं और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से ड्राइव होने वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, उसका सिंथेसिस कैसे होता है हीमोग्लोबिन का, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, और फाइनली जो आयरन बाई प्रोडक्ट निकलेगा डिस्ट्रक्शन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको पूरा कंपाइल कर देता हूं इसको। यहां पर बताया गया है कि हीमोग्लोबिन आखिर है क्या। तो देखिए, हमारे शरीर में जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म का कलरिंग मैटर होता है जिसमें आयरन होता है, इसे ही हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूँ तो ये एक क्रोमोप्रोटीन है। क्या है ये? क्रोमोप्रोटीन, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आरबीसी का 95% यानी 95% ड्राई वेट बनाता है जो आरबीसी का, और लगभग 30 to 40% वेट वेट सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ही होता है। ठीक है, अगर आप किसी आरबीसी की स्टडी करो तो उसके वेट में, टोटल आरबीसी के वेट में 95% ड्राई वेट कैसा रहेगा? केवल और केवल इस क्रोमोप्रोटीन का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कैसी है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एक तरीके की आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर, इसीलिए बोला है क्रोमोप्रोटीन। इसके बाद बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा फंक्शन है हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज जो कि हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। ठीक है, इसके साथ ही यह एक बफर की तरह भी काम करता है जो शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है, एसिड बेस बैलेंस को ना। तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 68,000। क्लियर? 68,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होना चाहिए। हम एवरेज देखें तो हमारे खून में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है? 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, इसके बीच में होता है। लेकिन ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये इंसान की एज और उसके जेंडर पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं पहला जो क्राइटेरिया है उसको एज मान लूँ कि एज के मुताबिक क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हीमोग्लोबिन बर्थ के टाइम पर यानी पैदाइश के वक्त पर काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना? 25 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बर्थ के वक्त पर आरबीसी की काउंट बहुत ज़्यादा होती है ना। फिर 3rd मंथ तक, 3 महीने के बाद ये थोड़ा कम होकर 20 ग्राम डेसीलीटर पर आ जाता है। आफ्टर 1 ईयर ये और कम हो जाता है, लगभग 17 पर आ जाएगा। और फिर प्यूबर्टी ऑनवर्ड ये ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो ये स्टेबलाइज होकर कितना हो जाता है? 14 to 16 के बीच में, ये रेंज में आ जाता है। क्लियर? सेक्स की बात करें या जेंडर की बात करें तो इसके मुताबिक एडल्ट मेल और फीमेल में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? कि जो एडल्ट मेल है उसमें ये एवरेज कितना होता है? 15 ग्राम, और फीमेल में 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जैसा कि इसका प्राइमरी फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, है ना। तो अब हम फंक्शंस में देखेंगे कि ये बेसिकली काम क्या करता है ब्लड में। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का सबसे मेन काम जो है वो रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट करना ही है। ठीक, और ये 2 बड़े काम करता है इस तरीके से। मतलब क्या? ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर टिश्यू तक पहुंचाता है और टिश्यू से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर पहले फोकस करूं, है ना, किस पर? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर। तो ध्यान से सुनिए कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, ठीक, तो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये कैसी प्रोसेस है? ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं। ठीक, क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन। इससे जो चीज़ बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस केस में आयरन जो है वो किस स्टेट में रहता है? फेरस स्टेट में रहता है, यानी Fe2+ पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो जाता तो Fe3+ हो जाता। तो ये कैसा है? ऑक्सीजनेशन, इसीलिए क्योंकि आयरन ऐसे के ऐसे ही है जैसा होना चाहिए फेरस स्टेट में। ठीक, ठीक कहा है। अरे ठीक कहा है।
अच्छा, ये प्रोसेस कैसा है? ये अनस्टेबल और रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यानी ये पक्का जोड़ नहीं है, ये पक्की तरीके से नहीं जुड़ा है। इसका फायदा ये है कि प्रोसेस पूरी तरीके से रिवर्सिबल है। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, जैसे कि लंग्स में, वहाँ ये जुड़ जाता है, और जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है यानी टिश्यू में, वहाँ ये आसानी से हीमोग्लोबिन से तुरंत अलग हो जाता है। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल जाता है, तब बचे हुए हिस्से को हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या फेरो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैक्सिमम बुक्स में आपको नहीं मिलती है ना। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं, या हम जिसको बोलते हैं ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एक्चुअल में सही वर्ड नहीं है। सही वर्ड जो है मेडिकल साइंस में उसे है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और फेरो हीमोग्लोबिन। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ठीक जैसे हमने अभी ऑक्सीजन के बारे में देखा कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्ब हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड भी कंप्लीटली अनस्टेबल ही होता है, और अनस्टेबल है इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, रिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन एक मज़ेदार बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, प्यार है, अटैचमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो 20 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। यानी आसानी से अटैच हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। अब बात करते हैं बफर एक्शन की। बफर एक्शन क्या है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बल्कि एक बफर की तरह भी एक्ट करता है हमारे शरीर में एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है ताकि खून का पीएच लेवल बिगड़े नहीं। खून का पीएच लेवल को ये मेंटेन भी रखता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, कैसी प्रोटीन है? कॉन्जुगेटेड। इसका मतलब ये है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्रोटीन पार्ट और एक आयरन वाला पार्ट। ठीक, एक प्रोटीन पार्ट और एक आयरन वाला पार्ट। अब द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड ग्लोबिन, क्योंकि ये प्रोटीन वाला हिस्सा है, और हीम वाला पार्ट जो है वो आयरन वाला पार्ट है। बेसिकली आयरन वाले पार्ट को हम हीम बोलते हैं और प्रोटीन वाले पार्ट को ग्लोबिन बोलते हैं। अब यहाँ बात याद ये रखनी है कि ये हीम सिर्फ हीमोग्लोबिन में नहीं होता, और कहाँ कहाँ मिल सकता है? मायोग्लोबिन में मिल सकता है और न्यूरोग्लोबिन। यानी मायोग्लोबिन जो मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है उस प्रोटीन का नाम है, और न्यूरोग्लोबिन जो ब्रेन में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है उस प्रोटीन का नाम है। तो वहाँ भी ये हीम पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं आयरन के बारे में क्या बताया गया। आयरन सिंपली, आयरन मीन्स लोहा। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। ठीक है, तो ब्लड में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? Fe2+ फॉर्म में, यानी फेरस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा हमेशा, और काफ़ी अनस्टेबल या लूज फॉर्म होती है ताकि गैसेस इसके साथ जुड़ सके। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि Fe2+ अनस्टेबल है, Fe3 पूरी तरीके से स्टेबल है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए अच्छी फॉर्म नहीं है। अच्छी फॉर्म कौन सी मेरे लिए, किसी रेस्पिरेटरी गैस के लिए? Fe2+। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसका नाम है पोरफायरिन। ठीक है, पोरफायरिन क्या है जरा देखते हैं। तो देखिए, हीम के पिगमेंट वाले हिस्से को हम पोरफायरिन कहते हैं, पिगमेंट वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? पोरफायरिन। और ये किससे बना होता है? ये 4 पायरोल रिंग से बना होता है, या टेट्रापायरोल बोल सकते हैं इसको, जो रोमन वर्ड में 1 2 3 4 से डिनोट की जाती है। पायरोल दो एक दूसरे के थ्रू मीथेन के ब्रिज से जुड़ी रहती है ना। आपस में पायरोल रिंग किससे जुड़ी रहती है? मीथेन। यहाँ आयरन हर पायरोल रिंग के नाइट्रोजन और ग्लोबिन मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आयरन कहाँ जुड़ा रहता है? आयरन जुड़ा रहेगा पायरोल रिंग के नाइट्रोजन पर और ग्लोबिन मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पर। इन दोनों के बीच में आयरन का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं ग्लोबिन की। ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिनमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, जिनकी डिटेल नीचे टेबल में आपको दी गई है ना। आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 15,126, और बीटा का है 15,866। यानी इनमें से भारी कौन सी है? बीटा चेन। अमाइनो एसिड सीक्वेंस अगर मैं देखूँ तो अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड है? 144, 141, और बीटा में होते हैं 146। तो अमाइनो एसिड भी इसमें ज़्यादा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितने टाइप का होता है ना।
नेचर ने हमारे शरीर के लिए अलग अलग स्टेज पर अलग अलग हीमोग्लोबिन डिज़ाइन किए हुए हैं, जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी हमारे अंदर बन जाएगा। तो टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूँ तो हीमोग्लोबिन इज ऑफ टू टाइप। एक होता है आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसको HbA बोलते हैं, एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन जिसको HbF बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ के तुरंत बाद फीटल हीमोग्लोबिन की जगह एडल्ट हीमोग्लोबिन लेना शुरू कर देता है, बर्थ के तुरंत बाद, है ना, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ लेना शुरू कर देता है। अब ये बदलाव बर्थ के लगभग 10 से 12 वीक के अंदर अंदर पूरे हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़े लेवल पर देखा जाए तो दो फर्क होते हैं, एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस और एक फंक्शनल डिफरेंस। पहले देखते हैं कि बच्चों और एडल्ट में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं, जबकि फीटल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होंगी। जबकि फंक्शनल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी या प्यार बोल दो एडल्ट हीमोग्लोबिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा माँ के खून से ऑक्सीजन बहुत आसानी से खींच लेता है, और इसकी वजह से फीटल ब्लड का ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कहाँ बनता है, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ ही शिफ्ट दिखता है जब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की, यानी वेरिएशंस की, है ना। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जीन्स में म्यूटेशन हो जाने की वजह से हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसे हम हीमोग्लोबिन वेरिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन वेरिएंट। ज़्यादातर म्यूटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ म्यूटेशंस बीमारियों के कारण बन जाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से आपको बीमारियां होने लगेंगी। तो इन्हें दो कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी में आता है हीमोग्लोबिनोपैथीज और दूसरा आता है थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। हीमोग्लोबिनोपैथीज, तो यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से पैदा होते हैं। चलिए इनके कुछ मुख्य टाइप्स को हम देख लेते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं ये कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसमें मेन टाइप्स कौन से हैं? हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन E, हीमोग्लोबिन M। तो HbS है ना, या HbS भी बोल देते हैं शॉर्ट में, ये सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है। इसमें अल्फा चेन तो नॉर्मल होती है, लेकिन बीटा चेन जो है वो एबनॉर्मल होगी। इंपॉर्टेंट बात, बीटा चेन कैसी होगी? एबनॉर्मल होगी। इसकी वजह से आरबीसी का शेप सिकल जैसा बन जाता है ना। फसल काटने वाला जो चाकू होता है ना, उसको हासियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो वो जो सिकल शेप का हो जाता है, हाफ मून शेप, है ना। आपने देखा भी होगा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, ऐसा हाथ में हैंडल बना रहता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव चिन्ह भी है ना। हीमोग्लोबिन C। अब हीमोग्लोबिन C की मैं बात करूं तो इसमें भी बीटा चेन एबनॉर्मल होती है। बीटा चेन कैसी होती है? एबनॉर्मल होगी। जिन लोगों को HbC डिसीज होता है उनके हल्का हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना, यानी खून की कमी उनके अंदर देखने को मिलेगी, और थोड़ा उनके स्प्लीन का साइज बड़ा होगा, है ना, यानी स्प्लेनोमेगाली की शिकायत भी उसके अंदर देखने को मिलेगी। इनकेस इन द साइज ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली। अब हीमोग्लोबिन E की बात करते हैं, HbE। इसमें भी बीटा चेन भी एबनॉर्मल है। तीनों में आप देख रहे हो बीटा चेन ही एबनॉर्मल है। इसके सिम्टम भी HbC की तरह ही होंगे, माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया मिलेगा और स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन M। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर मैट हीमोग्लोबिन मिलता है आपको। क्या मिलता है? मैट हीमोग्लोबिन मिलता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसमें म्यूटेशन की वजह से अल्फा बीटा दोनों चेन के अमाइनो एसिड गलत तरीके से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से अल्फा और बीटा चेन दोनों ही अफेक्टेड रहेंगी, और इसकी वजह से जो बच्चे में डिसीज होता है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, या M डिसीज भी बोलते हैं उसको। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है कौन सा? हीमोग्लोबिन M या मैट हीमोग्लोबिन, और ये भी इनहेरिट होता है किस वजह से? मैट हीमोग्लोबिनोमिया के फॉर्म में बच्चे के अंदर, इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम या M सिंड्रोम भी कहा जाता है, या M डिसीज भी कहा जाता है। अब हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखें, थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन में गड़बड़ होती है, या तो चेन कम बनती है या बनती ही नहीं है, या फिर बिल्कुल एबनॉर्मल बनती है। इसके दो मेन टाइप हैं, है ना। अल्फा थैलेसीमिया, इसमें अल्फा चेन की कमी होती है या वो एबनॉर्मल होती है या एब्सेंट होती है। बीटा थैलेसीमिया, इसमें बीटा चेन डिक्रीज, एब्सेंट और एबनॉर्मल होती है, ये गायब हो जाती है। तो इन बीमारियों की वजह से शरीर में कुछ अजीब किस्म के एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगते हैं, जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन G, हीमोग्लोबिन H, I, बार्ट,
केन्या, लेपोर, स्प्रिंग, कॉन्स्टेंट स्प्रिंग, ये हीमोग्लोबिन को नाम दिए गए हैं इन्हीं बीमारी की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको और डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बस नाम दिए गए उनको जानना है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स की। तो देखिए हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स क्या है पहले समझिए। अब तक हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे जिसमें जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही थी, लेकिन हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव वो होते हैं जो तब बनते हैं जब कोई बाहरी चीज़ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ खास दवाइयाँ हमारे खून से रिएक्ट करती हैं, तो ये एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से बनेंगे, बॉडी के अंदर से नहीं बनेंगे। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अकेला जरिया है। ठीक है, अगर ये बदल जाए तो ऑक्सीजन कैरी करने की ताकत खत्म हो जाएगी और कुछ ही मिनट में टिश्यू की डेथ हो सकती है। तो ये डेरिवेटिव अक्सर कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या नाइट्राइट या नाइट्रेट्स या सल्फानेमाइड ये जैसी दवाइयाँ होती हैं। ठीक, अच्छा 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 ठीक है। अच्छा, कौन कौन? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, ये तीनों के तीनों किसके डेरिवेटिव हैं? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के। ठीक है, और ये हुए किस वजह से? कौन सी ड्रग्स की वजह से? अगर आप ध्यान से नोटिस करें, नाइट्राइट, नाइट्रेट और सल्फानेमाइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये इसका कॉज है जिनकी वजह से ये 3 तरीके के डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में देखें। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये तब बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए अंदर ले चली जाए हमारे फेफड़ों में, और इसका नॉर्मल लेवल सिर्फ 3 से 5% तक ही माना गया है। अगर यहाँ तक है तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज उसके बाद दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे मेट हीमोग्लोबिन की। मेट हीमोग्लोबिन लेस देन 3% होना चाहिए। ये भी तब बनता है जब आयरन फेरस स्टेट से फेरिक स्टेट में बदल जाए, यानी Fe2+ से Fe3+ में बदल जाए। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है सल्फ हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही मामूली यानी ट्रेस अमाउंट में होता है, अनडिटेक्टेबल रहता है, ज़्यादातर टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि इनसे खतरा क्यों है हमको? तो सिंपल सी बात है, अगर ये डेरिवेटिव्स का लेवल शरीर में दी गई वैल्यूज से ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुँचाने में बिल्कुल कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुँच पाएगी। इनकी वजह से ये परमानेंटली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये जानलेवा बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है और तुरंत पर्सन की डेथ हो सकती है। अब हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, उसको थोड़ा गहराई में समझते हैं। देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन या जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो वो एबनॉर्मल डेरिवेटिव बनाता है जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सबसे खतरनाक बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसमें ना कोई रंग होता है ना कोई बदबू। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड से 200 टाइम्स मोर एफिनिटी रखता है, मतलब और प्रेम रखता है उसके साथ। इसका नतीजा ये है कि ये ऑक्सीजन का रास्ता रोक देता है और टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी टिश्यू को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नॉर्मल हालात में हम इसको टैकल कर सकते हैं अगर ये हीमोग्लोबिन में 1 से 3% तक है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाए तब दिक्कत है। अब इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमें उन जगहों पर खास ध्यान रखना पड़ेगा जहां कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो सकता है, जैसे चारकोल बर्निंग, कोयले की लकड़ियाँ जलाने पर, है ना, कोयले या लकड़ियाँ जलाने पर जो धुआं उठता है उसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। कोल माइंस में, डीप वेल में, है ना, गहरे कुएं जो होते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में, ज़मीन के नीचे की जो नालियाँ होती हैं उनमें, गैसोलीन इंजन्स में, वेपन्स में जैसे गन्स और अदर वेपन्स होते हैं, आर्म्स एमिनिशन। ठीक है, पुअर वेंटिलेशन हो किसी घर का उसमें, स्मोक फ्रॉम फायर यानी आग के धुएं में, टोबैको स्मोकिंग सिगरेट के धुएं में, आपको ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही है, इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या आपको साइन और सिम्टम्स दिखेंगे? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग कितनी खतरनाक है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है उस कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, तो अब चलिए पहला केस देखते हैं जिसमें हल्के सिम्टम्स आते हैं, है ना। अगर आप ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जहाँ 1% से कम कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आपके 15 से 20% हीमोग्लोबिन ब्लॉक हो जाता है। इसका जो सबसे पहला सिम्टम आता है हेडेक और नोजिया, मतलब उल्टी आने की टेंडेंसी होगी, नोजिया मतलब जी मचलाएगा और सिर में दर्द होगा, ये पहला सिम्टम है। ठीक, केस नंबर 2 जो सीवियर कंडीशन में होगा यानी मोर देन 1% वाली केस में,
तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना पहुंच जाएगा, 30 से 40% तक। और इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कन्वर्जन यानी दौरे पड़ना या झटके आना, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी दिल और सांस का रुक जाना, अनकॉन्शियसनेस और कोमा यानी बेहोशी की हालत में हो जाना या कोमा में चले जाना। ठीक है। अब केस नंबर 3 ये है जिसमें जान जाने का पूरा चांस है, यानी ये फेटल केस है। फेटल केस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है अगर 50% से ऊपर निकल जाए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 50% ज़्यादा जुड़ जाए, तो फिर डेथ होना पक्का है, फिर डेथ हो जाएगी। क्लियर। ये 3 तरीके के केस आपके सामने बनते हैं। अब हम बात करेंगे मैट हीमोग्लोबिन की। ठीक है। मैट हीमोग्लोबिन के केस में क्या होगा, देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का एक और एबनॉर्मल रूप है अगर देखा जाए तो ये तब बनता है जब हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद आयरन मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल फेरस स्टेट से बदलकर फेरिक स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, फेरस स्टेट से मिलकर फेरिक स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम फेरी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। नॉर्मल मैट हीमोग्लोबिन का लेवल 0.6 से 2.5 तक कोई दिक्कत नहीं करता खास। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जिसको NADH सिस्टम बोलते हैं, वो यहाँ पर काम आता है। तो देखिए, असल में हमारा शरीर लगातार मैट हीमोग्लोबिन बनने के खतरे में रहता है, लगातार बनने के इस खतरे में रहता है, लेकिन हमारे RBC के पास एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं NADH सिस्टम। ठीक है। ये सिस्टम 2 एंजाइम्स की मदद से आयरन को वापस सही हालत में रखता है। पहला एंजाइम है डायाफोरेज। कौन सा, डायाफोरेज 1, और दूसरा है डायाफोरेज 2। डायाफोरेज 1 के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा काम करता है, 95% एक्शन इसी का रहता है। इसका टेक्निकल नाम है NADPH डिपेंडेंट रिडक्टेस। क्लियर। दूसरा है डायाफोरेज 2, इसका नाम भी है NADPH डिपेंडेंट 2। ये बचा हुआ 5% काम करता है जो 95% नहीं कर पाता। ये दोनों एंजाइम मिलकर आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, है ना, और हीमोग्लोबिन को अपना काम ठीक से करने देने में मदद करते हैं। अदरवाइज अगर ये एंजाइम ठीक से काम ना करे तो डेफिनेट सी बात है मैट हीमोग्लोबिन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं मैट हीमोग्लोबिनेमिया है क्या। तो बेसिकली जब खून में मैट हीमोग्लोबिन का लेवल हद से ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम मैट हीमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, इससे टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसका नतीजा ये है कि साइनोसिस यानी शरीर आपका नीला पड़ जाएगा और उसके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी इसमें आपको दिखने पर लगेंगे। इसके मेन कारण कौन कौन से हैं, इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे आप देखें कि रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़े कुछ फैक्टर हैं डे टू डे लाइफ में, वो कौन कौन से हैं। कुओं के पानी में अगर नाइट्रेट आने लगे या नाइट्राइट आने लगे, पानी में मिलावट आ जाए कैसे भी, आग का धुआं, लॉन्ड्री में इस्तेमाल होने वाली जो इंक है वो, मैचस्टिक, माचिस, प्रिजर्वेटिव्स खाने में जो मिलाए जाते हैं उनमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट ना हो, जो मीट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मॉथ पॉल्स या नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं ना, नेप्थलीन की कपड़ों में जो हम रखते हैं, और रूम डिओडोराइजर प्रोपेलेंट, तो रूम के जो डिओड्रेंट्स होते हैं उनका जो फ्लूइड होता है उसमें भी नाइट्रेट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल से एक्सपोजर हो जाए तब भी ये मैट हीमोग्लोबिन होने का चांस है, जैसे एरोमेटिक एमाइंस और फ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, नाइट्रोबेंजीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। ठीक है। कुछ दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग लाइक सल्फोनेमाइड, क्लोरोक्वीन, एंटीसेप्टिक, इनहेलेंट, लोकल एनेस्थेटिक लाइक बेंजोगेन। इन सभी के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि हमारे ब्लड में मैट हीमोग्लोबिनेमिया कॉज करा दें। ठीक है। इसके अलावा एक हेरिडिटरी ट्रेट भी हो सकता है कि कुछ लोगों में पैदाइशी NADH डिपेंडेंट रिडक्टेस एंजाइम होता ही नहीं है ना, डायाफोरेज है ही नहीं, तो उनमें हीमोग्लोबिन M पाया जाता है। ये खास तौर पर उन बच्चों में देखा जाता है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम से अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है। एक पैथोलॉजी कंडीशन है क्योंकि बॉडी में साइनोसिस हो जाती है, तो इसीलिए उसको क्या नाम रखा गया, ब्लू बेबी। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई ब्लूइश स्किन डिस्कलरेशन साइनोसिस एंड कॉज बाई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो ऐसे बच्चों में आपको पैदाइशी दिल की बीमारियां भी देखने को मिलेगी, साथ साथ जो स्किन है वो हल्के नीले टेक्सचर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा सल्फ हीमोग्लोबिन, है ना। इसमें भी देख लेते हैं, तीसरी कंडीशन थी सल्फ हीमोग्लोबिन। देखिए, ये तब बनता है जब सल्फर के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाए। ये अक्सर उन ड्रग्स की वजह से बनता है जिसमें सल्फर होता है, जैसे फेनाएसिटीन और सल्फोनेमाइड्स, ये 2 दवाइयाँ ऐसी हैं। इसका नॉर्मल लेवल इतना कम होता है कि इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है। अगर हम देखें तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और मैट हीमोग्लोबिन की तरह अगर ये भी बढ़ जाए तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में रुकावट पैदा कर देता है, लेकिन इसकी लेवल बहुत कम होता है। इसके बारे में एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि सल्फ हीमोग्लोबिन को वापस हीमोग्लोबिन में नहीं बदला जा सकता।
इससे छुटकारा पाने के लिए शरीर के सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आरबीसी अपनी लाइफ साइकिल कब पूरी खत्म करे, ठीक है, उसके बाद ही ये डिस्ट्रॉय होगा। अगर ब्लड में इसका लेवल और इसका असर देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल लेवल में हमारे खून में इसकी मात्रा हमेशा 1% से भी कम होती है, जो इतनी मामूली है कि हम उसको टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, ठीक, नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाए तब हमें साइनोसिस वाला सिम्टम देखने को मिलेगा और तब हमारी स्किन हल्की सी नीली पड़ने लगती है। और हालांकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तरह इसके बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट आमतौर पर नहीं देखे जाते, जो दिखता है वो स्किन पर ही दिखता है, इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम भी नाम दिया जाता है जो बच्चे इससे अफेक्टेड रहते हैं। तो अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए एक्चुअली में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में, जब आरबीसी बन रही होती है। लेकिन हमको ये दिखाई देना शुरू होता है कौन सी स्टेज पर, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज पर। इसके बाद ये कंटिन्यू करता रहता है अंटिल कौन से स्टेज तक, रेटिकुलोसाइट स्टेज तक। तो यानी तीनों स्टेज पर यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अब हमें पता है जो हीम पोर्शन है वो हीमोग्लोबिन से सिंथेसाइज होता है, वो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो प्रोटीन पार्ट है वो सेल के अंदर कहाँ बनेगा, और राइबोसोम में। अब हम पहले बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ हीम की, हीम पोर्शन कैसे बनता है। तो देखिए इसकी जो सीक्वेंस की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है कि हीम जो है वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन नाम की अमाइनो एसिड से। तो फर्स्ट स्टेप की शुरुआत कहाँ से होती है कि 2 मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के मिलकर कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, एमाइनो लेब्यूलिनिक एसिड, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आला बोलेंगे, ठीक है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, आला सिंथेस के प्रेजेंस में। अब ये आला माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के आला कंबाइन होकर क्या बनेंगे, पोर्फोबिलिनोजन। किसकी प्रेजेंस में, आला डिहाइड्रेट नाम के एंजाइम में प्रेजेंस में। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो पोर्फोबिलिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरोपोर्फोबिलिनोजन में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 सिंथेस की प्रेजेंस में। इसके बाद क्या होगा, यूरोपोर्फिलोबिलिनोजन 1 कन्वर्ट हो जाएगा यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पोर्फोबिलिनोजन 3 को सिंथेस के प्रेजेंस में। आपको ये सारे एंजाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन आपको जो मॉलिक्यूल याद रखना है वो आला याद रखना है, ठीक है। ऐसे करके हर स्टेप में कुछ ना कुछ कन्वर्ट होता रहेगा और फाइनली क्या कहते हैं, आपको एक नया नाम मिलेगा, कॉप्रोपोरफाइरिनोजन, कॉप्रोपोरफाइरिनोजन 3 में। फिर ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, प्रोटोपोरफाइरिनोजन 9, एक और एंजाइम ऑक्सीडेज की हेल्प से। फाइनली ये प्रोटोपोरफाइरिनोजन 9 कन्वर्ट होकर बन जाएगा प्रोटोपोरफाइरिन 9 में, ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और लास्ट में पोरफाइरिन 9 कंबाइन होगा किसके साथ, आयरन के साथ, टू फॉर्म द हीम इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फेरोचीलेटेज। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, फेरोचीलेटेज। तो ये इतने सारे स्टेप आपको याद रखने हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबिन कैसे बनेगा, यानी प्रोटीन पार्ट कैसे बनेगा। तो देखिए हीम बनने के साथ साथ राइबोसोम में ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है साइड बाय साइड। ये चेन 4 तरीके की होती हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा चेन। हर चेन दूसरी चेन से अलग होती है क्योंकि उनमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग होता है। एक ग्लोबिन चेन 2 पेयर में होती है, यानी 2 चेन से मिलकर बनती है। तो हर एक चेन में 141 से लेकर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर मैं एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है, और फीटल की बात करूं तो 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती है। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है फाइनल, है ना। तो होगा क्या कि अब फाइनल असेंबली होगी कैसे, कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन एक हीम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब जब एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन तैयार होता है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 हीम मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट बात, हीमो सब्सटेंस नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन बनने के लिए डिफरेंट सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, वो एसेंशियल सब्सटेंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट में पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन हीमोग्लोबिन का कैसे होता है। तो आपको पता है आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी है, 120 दिन की। जब ये पुराना हो जाता है तो रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम में, जो खास तौर पर कहाँ होता है, स्प्लीन में, ठीक है, वहाँ जाकर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है। यहाँ से हीमोग्लोबिन का
डिग्रेडेशन शुरू होता है। तो ब्रेकडाउन के बाद ये जो ग्लोबिन है वो दोबारा से हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रीयूटिलाइज हो जाएगा, बॉडी इसको दोबारा से यूज़ कर लेती है। प्रॉब्लम आती है किसके साथ? आयरन के साथ, है ना। तो यहाँ पे हीम वाले पार्ट के साथ क्या होता है कि इसके दो टुकड़े होते हैं, एक होता है आयरन वाला पार्ट, ये शरीर में फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन नाम का क्या बना देता है? फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन नाम के स्ट्रक्चर बनाकर स्टोर हो जाते हैं ताकि नया हीमोग्लोबिन बनेगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल फिर से काम आ सके। लास्ट में बचता है पोरफायरिन। पोरफायरिन एक ग्रीन कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम होता है बिलिवर्डिन। इंसानों में जो बिलिवर्डिन है तुरंत एक पीले पिगमेंट बिलिरुबिन में बदल जाता है, ये ग्रीन से क्या बन जाता है? येलो कलर का बिलिरुबिन। अब ये बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन को मिलाकर बोलते हैं हम बाइल पिगमेंट। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बाइल पिगमेंट। अब लास्ट में हम बात करेंगे आयरन मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी आयरन। तो आयरन हमारे शरीर के लिए सिर्फ एक मेटल नहीं है बल्कि हमारी ओवरऑल जिंदगी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आयरन। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो आयरन की अहमियत या इंपॉर्टेंस क्या है ये कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, आयरन एक ऐसा एसेंशियल मिनरल है जो हमारे प्रोटीन का मुख्य हिस्सा है, खास करके उन प्रोटीन का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। हमारे शरीर को ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, तो ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये सेल के अंदर होने वाली एनर्जी प्रोसेस के लिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज और कैटलेज जैसे एंजाइम बनाने के भी काम आता है, ठीक है। अब शरीर में आयरन की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है ये चेक करते हैं, नॉर्मल वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो देखिए, टोटल क्वांटिटी आयरन की मैं बात करूं बॉडी में कितनी चाहिए, लगभग होती है 4 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। अब इसका बंटवारा 4 ग्राम का कैसे होता है कि इस 4 ग्राम में से 65 से 68% किसके पास होता है? हीमोग्लोबिन के पास। 4% होता है मायोग्लोबिन के पास। 1% होता है सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, ऑक्सीडेटिव हीम कंपाउंड के रूप में। 0.1% होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जिसमें ट्रांसफेरिन के रूप में है, ठीक है। और 25 से 30% स्टोर रहता है कहाँ पर? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में, जहाँ पर आयरन को स्टोर करके रखा जा सकता है। अब बात करते हैं डाइटरी आयरन की, यानी हमारी डाइट में, हमारे खाने में आयरन 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक हीम और एक होता है नॉन हीम। पहले मैं हीम पार्ट की बात करता हूँ। ये फिश, मीट और चिकन में मिलता है खाने में। इसकी खासियत यह है कि हमारी आंतें इसे बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा है नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन का क्या केस है कि ये वेजिटेबल ग्रेन और सीरियल यानी नॉन वेज से नहीं, वेज तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन आजकल जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट जैसे आयरन शक्ति वाला आटा या सीरियल, फोर्टिफाइड मतलब उनके अंदर एडिशनल मिलाया गया है, वो औरतों और बच्चों के लिए एक अच्छा सोर्स है किसका? आयरन का। आफ्टर फोर्टिफिकेशन के, है ना, मिलावट के बाद नए प्रोडक्ट मिला दिया जाए तो। अब बात करते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी आयरन का एब्जॉर्प्शन या बॉडी इसको कैसे एक्सेप्ट करती है। तो आयरन मुख्य रूप से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोसेस क्या है इसकी कि जो इंटेस्टाइन के एंटेरोसाइट हैं वो इसे पिनोसाइटोसिस वाली प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। इसके लिए बाइल की जरूरत है। तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल का होना बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये याद रखना। फेरिक से फेरस का खेल भी हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, खाने में आयरन अक्सर Fe3+ फॉर्म में होता है। इसकी वजह से स्टमक में जो आयरन HCl प्रेजेंट है पहले से स्टमक जूस में, वो इसे घुलाने लायक बनाता है। कैसे कि एंटीरोसाइट का फेरिक रिडक्टेस नाम का एंजाइम इसे Fe2+ फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और फेरस फॉर्म में ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। अब अगला आता है इसका ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड, है ना। अब ये सेल से ब्लड तक पहुंचने का काम किसका है? पता नहीं। तो इस बाई अ प्रोटीन कॉल्ड फेरोपोर्टिन नाम की जो प्रोटीन है वो इसको सेल से ब्लड तक पहुंचाने का काम करती है। ब्लड में पहुंचकर ये फिर से ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। फेरोपोर्टिन नाम की प्रोटीन के थ्रू ये सेल से बाहर निकल के कहाँ आता है? ब्लड में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन की। देखिए, खून में जैसे ही ये आयरन ब्लड में पहुंचता है तो आयरन लीवर के द्वारा बनाए गए एक और प्रोटीन जिसका नाम है एपोट्रांसफेरिन, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाता है। अब ये दोनों मिलकर ट्रांसफेरिन बनते हैं। इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया? ट्रांसफेरिन। आयरन इसी फॉर्म में पूरे शरीर में घूमता है। ये बॉन्ड काफ़ी लूज होता है ताकि जहाँ भी ज़रूरत हो आयरन तुरंत वहाँ से रिलीज हो सके। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
स्टोरेज की मैं बात करूं तो जब आयरन एक्स्ट्रा होता है तो लीवर के हिपेटोसाइट और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में जमा हो जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में बड़े पैमाने पर फेरेटिन के रूप में स्टोर रहता है। साइटोप्लाज्म में किस रूप में होता है? फेरेटिन के रूप में। और थोड़ी मात्रा में किस रूप में रहता है? हीमोसाइड्रिन के रूप में रहता है। तो ये सेल के अंदर दो फॉर्म में मिलेगा, फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन। अब डेली लॉस की मैं बात करूं तो डेली लॉस कितना होता है? तो इंसान रोजाना थोड़ा आयरन अपनी बॉडी से धीरे धीरे लॉस भी करता है। जैसे मेल की मैं बात करूं तो रोज लगभग 1 मिलीग्राम आयरन फीसिस या कह दो पॉटी के रास्ते से निकल जाता है। और फीमेल में ये लॉस और भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू मिलता है। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड वाली टाइम पर ब्लड का लॉस होता है। अब एक छोटा सा हिसाब समझते हैं इस पैराग्राफ में। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है तो उसके 100 ml ब्लड में करीब करीब 50 मिलीग्राम आयरन होगा। अब पीरियड के दौरान अगर 50 ml ब्लड लॉस होता है तो उसके साथ 25 मिलीग्राम आयरन भी शरीर से निकल जाता है। इसी वजह से औरतों में आयरन की मात्रा मर्दों के हमेशा कम रहती है। क्लियर? ब्लड डोनेशन, और अगर कोई 450 ml ब्लड डोनेट करता है तो उसके शरीर से लगभग 225 मिलीग्राम आयरन का लॉस हो जाएगा, जो उसको डाइट के थ्रू पूरा करना पड़ेगा। अब आता है रेगुलेशन ऑफ टोटल आयरन इन द बॉडी। तो हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का बैलेंस बनाए रखना किसका काम है? तो समझिए, जब ये स्टोरेज फुल हो जाएगी, क्लियर, जब ये स्टोरेज फुल हो जाएगी तो यहाँ पे कौन काम करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन इस केस में ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। तो एब्जॉर्प्शन को कम करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1, लिवर एपोट्रांसफेरिन बनाना बंद कर देता है, जिससे इंटेस्टाइन से आयरन उठाया ही नहीं जाता। एपोट्रांसफेरिन होगा नहीं तो ये ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा। दूसरा, ट्रांसफेरिन से आयरन का रिलीज कम हो जाता है, जिससे वो फिली सैचुरेट हो जाता है और नया आयरन लेने की जगह नहीं बचती है। समझ आ रही है बात? तो आयरन की ये प्रॉपर्टी भी रिड्यूस हो जाती है ट्रांसफेरिन की वजह से, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाता है और आयरन फिर कोई फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर।